तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। देखिए, ये आपकी फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट है 5th सेमेस्टर के लिए, जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का हम क्या पढ़ रहे थे, यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे, लैग्रांजियन फॉर्मेलिज्म। इसमें हमने जो पढ़ लिया था डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से लैग्रांज इक्वेशन पढ़ ली थी। अब हम जो आपके मध्य पढ़ने वाले हैं वो है कंपैरिजन। किसकी? कंपैरिजन किसकी? लैग्रांजियन की और न्यूटन्स की। लैग्रांजे की और न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। पहली चीज तो आपको पता है भैया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बहुत सारे फोर्स लगते हैं जो अपने आप क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। कैसे? जैसे मैं किसी इस पे फोर्स लगाता हूं तो यहाँ पे रिएक्शन लगेगी, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, तो जिससे इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है और कोई फोर्स हमारी निगाह से बच भी सकता है। लेकिन लैग्रांजे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बेसिक सी चीज है, लैग्रांजे में तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं क्योंकि फोर्स ही नहीं ले रहे। पहला तो यही होगी कंपैरिजन। दूसरी कंपैरिजन क्या है भैया, इसमें मेन फैक्टर फोर्स होता है, मोशन होता है, और इसमें आपने पढ़ा था L बराबर T-V, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेन फैक्टर होते हैं दूसरे। तो इसका मतलब आपको मैं सिंपल वे में बताऊं, जो लैग्रांजियन है वो न्यूटोनियन से सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब ऊपर। सर ऊपर क्यों है? क्योंकि कई केस में न्यूटोनियन क्या है, बहुत टफ पड़ जाती है, जो सोल्व करने में हमारे प्राण पखेरु उड़ा देती है। लेकिन लैग्रांजियन के साथ ऐसा नहीं है, इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अपने पास से, जो कैलकुलेशन में और भी फायदा करते हैं। सर इसे लिखेंगे कैसे, ये तो आपने बता दिया मुंह से। अब मैं आपको इसके थोड़े से नोट्स करा रहा हूँ। बेटा तबीयत थोड़ी सी ढीली है, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो आज की क्लास भी थोड़ी सी छोटी रखूंगा। मेन रीजन ये है, और दूसरा रीजन ये भी है, आज मैंने केमिस्ट्री भी लिया, तो केमिस्ट्री की क्लास भी जरूर जाके देखें। यूनिट 3 मैंने ही शुरू कराई है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो आप बोर्ड पर क्या आया है, द लैग्रांजियन फॉर्मलिज्म ऑफ मैकेनिक्स इज नॉट ए न्यू थ्योरी। यानी कि जो लैग्रांजे फॉर्मलिज्म है मैकेनिक्स में, वो कोई भी नई थ्योरी नहीं है। क्या है? द डेरिवेशन ऑफ लैग्रांजेस इक्वेशन फॉर ए सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि कोई नई नहीं है, यो ऐसे ही इसके सिमिलर है जैसे न्यूटोनियन की इक्वेशन है मोशन के लिए। वे इक्वेशन नहीं पढ़ी तो हमने लैग्रांजियन इक्वेशन भी निकाल ली। तो ये कोई नई एक मेथड या नया एक हमने कोई नई चीज नहीं निकाल के लाई, ये न्यूटोनियन मेथड क्या, न्यूटोनियन इक्वेशन की क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक। However, under circumstances, the Lagrangian formalism is more superior than Newtonian approach, as discussed below। यानी कि कुछ स्थिति में तो ऐसा है, लैग्रांजे फॉर्मलिज्म जो है वो न्यूटोनियन से भी सुपीरियर है, मतलब ऊंची है। सर कैसे पता चलेगा? एज डिस्कस्ड बिलो, जैसा कि नीचे डिस्कस किया गया है। In Newtonian approach, we are concerned with the applied force acting on a system, the result of which is to accelerate the system। यानी कि जो न्यूटोनियन अप्रोच होती है, यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है, उसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनका काम क्या होता है, किसी भी बॉडी को एक्सिलरेट कराना। अबे आप वो फोर्स क्यों लगाते हैं? एक्सिलरेशन देने के लिए तो लगाते हैं। आप गाड़ी के पे भी फोर्स नहीं लगाते, दबा देते हो, पुलिया पुश कर देते हो, तो क्या एक्सिलरेट नहीं हो जाती गाड़ी? तो फोर्स का मेन काम क्या है? एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करना। तो द रिजल्टिंग एक्सिलरेटेड मोशन इज इफेक्ट ऑफ द फोर्स गिवन बाय F बराबर m में। तो उस एक्सिलरेशन की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स निकलता है वो कितना होता है? F बराबर m में। ये सब आपको पता है। देखो आगे क्या लिखा हुआ, इन लैग्रांजियन अप्रोच, ये तो लिख दिया था न्यूटोनियन अप्रोच में हम फोर्स लेते हैं जिसका काम क्या है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? F बराबर m में। लेकिन जब हम बात करते हैं लैग्रांजियन अप्रोच की, वी कंसीडर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। द लैग्रांजियन L गिवन बाय L बराबर T-V, द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि पहला मेन डिफरेंस क्या है, उसमें फोर्स लिया और फोर्स की वैल्यू क्या दी गई? F बराबर m में।
इसमें क्या लिया गया, लैग्रांजियन लिया गया, और जिसका मान किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो मेन डिफरेंस ये हो गया, लिखा हुआ दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्मुलेशंस, यानी कि ये मेन डिफरेंस हो गया दोनों फॉर्मुलेशन में। कौन कौन सी, लैग्रांजियन और आपकी न्यूटोनियन। नेक्स्ट देखो, द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी आज स्केलर फंक्शन एंड आर इनवेरिएंट अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो पहली चीज तो क्या थी, हम इसमें क्या ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर है, मतलब डायरेक्शन नहीं होती। तो आपको एक बात पहले से पता है कि जो स्केलर्स होती हैं, स्केलर्स वो मैथ्स के नॉर्मल फॉर्मूले से हो जाती है, मार्कर बदल लूं, मैथ्स के नॉर्मल फॉर्मूले से हो जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर्स लॉ लगते हैं। आपको पता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ, तो कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो जाती है। तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें हम फोर्स ले रहे हैं, और फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। लेकिन जब लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म की बात करते हैं तो हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में हमें कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है। ठीक लिखा हुआ है देखते रख लो, इट इज इजियर टू डील विद स्केलर क्वांटिटीज देन विद वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज के साथ डील करना, कार्य करना आसान होता है किसकी तुलना में, वेक्टर क्वांटिटीज की तुलना में। सच एज फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, सब वेक्टर क्वांटिटी है इन्वॉल्व इन द न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन, जो कि न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। दो डिफरेंस समझिए, पहले में फोर्स था मेन फैक्टर, दूसरे में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, जो आपका पहला था वो वेक्टर क्वांटिटीज ले रहा था फोर्स, दूसरे यानी कि लैग्रांजियन में स्केलर क्वांटिटीज ले रहा था। तो दो डिफरेंस तो मेन समझ गए कंपैरिजन। तीसरी ओर देख लो in some problems it may not be possible to all know all the forces acting on the system, यानी कि कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें हम जितने फोर्स काम कर रहे हैं उनके बारे में पता नहीं कर सकते। This is particularly true if some constant are introduced into the system, but in that case मतलब क्या होता है कि यो कुछ हद तक सही भी हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में कुछ कंस्ट्रेंट पैदा हो जाते हैं, यानी कि कंडीशन जो हम ना भी चाहते तब भी पैदा हो जाए। जैसे हमने किसी को धकेला, फोर्स आगे को लगाया, उसमें फ्रिक्शन ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो गया, रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया, कंस्ट्रेंट ही तो है जो मोशन का विरोध कर रही है। तो ये हमने थोड़ी अप्लाई किया था, अपने आप आ गया। ठीक, बट इन दैट केस द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में बी गिवन, और उस केस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे ये कंस्ट्रेंट कोई इफेक्ट नहीं डालती, एक्स्ट्रा फालतू फंड के फोर्स भी नहीं लेने पड़ते। समझ गए। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन इज फार मोर यूजफुल देन न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन, यानी कि इन कंडीशन के तहत जो लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन है वो आपकी न्यूटन फॉर्मुलेशन से क्या होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी। समझ गए। देखो आज क्लास थोड़ी सी छोटी रखता हूँ, ठीक, कल आपसे मिलेंगे थोड़ी सी लेंथी क्लास के साथ। सर कोर्स 14 नवंबर से पेपर है, कुछ बच्चों को दिक्कत होगी। तो बेटा देखो वैसे तो जैसे सुनने में आए कि डेट शीट चेंज हो सकती है, पर हम ये मान के चल रहे हैं चेंज नहीं होगी। तो अभी आपका सितंबर चल रहा है, तो मेरा टारगेट है 14 से 15 अक्टूबर तक ये दोनों बुक खत्म कर दो। कौन कौन सी, क्लासिकल मैकेनिक्स और आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और फिर आपकी जो सेकंड बुक है क्वांटम वाली वो स्टार्ट कर दूंगा 15 से, और उसे मैं 20 लेक्चरों में दोनों पार्ट एक साथ चलाऊंगा, खत्म कर दूंगा। आपकी केमिस्ट्री का बीड़ा भी मैंने ही उठा लिया है, तो आपकी केमिस्ट्री भी जहां तक है खत्म हो जाएगी, तो आप टेंशन ना लिया करो। हर साल जो बच्चे कहते हैं सर कोर्स पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब वे पेपर में बैठते हैं वे आते कहते हैं सर जो आपने पढ़ाया सभी उसमें से लगा। तो इसलिए दिमाग से टेंशन निकाल दो, बिलीव ऑन दिस नेम एंड स्लीप विद टेंशन लेस, मतलब सो जाओ तनाव रहित, इस नाम पे भरोसा करके। समझे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।